नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा बनाई गई धन्वंतरी जयंती, विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ हुई मारपीट और कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर वरिष्ठ जनों व समाज सेवियों का किया गया सम्मान। खबरों पर नजर अब विस्तार से। विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा मनाई गई धन्वंतरी जयंती राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सिंधु भवन रीवा में विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा धन्वंतरी जयंती व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए धूप दीप से पूजा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व आयुर्वेद परिषद प्रदेश महासचिव डॉक्टर एस.एन. तिवारी ने की है। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संतोष अवधिया, प्रांत उपाध्यक्ष विद्या भारती आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे। इस अवसर पर कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए रीवा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं विद्या भारती समेत रीवा व्यापारी महासंघ, विंध्य व्यापारी महासंघ, युवा एकता मंच, नागरिक मंच, नशा मुक्ति संगठन के पदाधिकारियों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा एवं एलोपैथी चिकित्सकों को भी धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद ने अपने उद्बोधन में कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। कोरोना काल से पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ बड़ी उम्मीद से निहार रहा था और इसका लोगों को अच्छा लाभ भी मिला। विश्व आयुर्वेद परिषद भारत के अलावा अन्य देशों में भी स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों में कार्य किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर के गौतम एवं डॉक्टर राजेश मिश्रा ने किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर डी.के. पाठक ने किया। इस अवसर पर उपदेश प्रसारी डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, डॉक्टर सुखमंत मिश्रा, डॉक्टर अमित पांडे, डॉक्टर के गौतम, डॉक्टर राजेश मिश्रा, डॉक्टर संदीप मिश्रा, डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव, डॉक्टर राम रक्षा, डॉक्टर प्रभंजनाचार्य, डॉक्टर संजीव खुजे व अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। आयुर्वेद बढ़ रहा है, बढ़ेगा और अंत में जो हमारे पूर्वजों ने जो जिस ज्ञान का जो पद्धति विकसित की थी, वो पद्धति दुनिया में छाएगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। अंग्रेजी दवाइयों का ज़्यादा प्रचलन है। अंग्रेजी दवाइयाँ अपने जगह काम करेंगी, लेकिन आयुर्वेद को दुनिया स्वीकारेगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। एम्स के डॉक्टर ने भी माना है काढ़ा के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई भी साधन आयुर्वेद की सिवाय नहीं है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य रक्षणम का प्रथम सिद्धांत कहा गया है कि सबसे पहले अपने को स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगर हम स्वस्थ रहें, बीमार ही ना पड़ें, ये पहला सिद्धांत है। तो आयुर्वेद के नियमों का, दिनचर्या, ऋतुचर्या और जो आहार आदि का अगर पालन करते हैं तो व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा। लोग आयुर्वेदिक की तरफ कम और अंग्रेजी दवाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, ये बात सही है कि लोगों में जो धारणा है कि जो आयुर्वेद दवाई है वो धीरे इफेक्ट करती है, लेकिन अभी कोरोना काल में और कई जगह ये सिद्ध हुआ है कि आयुर्वेदिक दवाई, बहुत सारी ऐसी दवाई जो तुरंत काम करती हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एस.एन. तिवारी, प्रदेश महासचिव विश्व आयुर्वेद परिषद। विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन। रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में हनुमाना तहसील अंतर्गत गनिकवा गांव के वरिष्ठ समाज सेवी मृगेंद्र सिंह द्वारा विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और नेत्र परीक्षण करवाया। वहीं नेत्र परीक्षण के लिए चित्रकूट से टीम आई हुई थी, जिसके द्वारा 34 लोगों को चित्रकूट ले जाया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन एवं नेत्र से संबंधित अन्य बीमारियों की जांच की जाएगी। हालांकि नेत्र शिविर के दौरान परीक्षण के उपरांत जिनका इलाज ग्राम पंचायत में ही किया गया है, उन्हें चश्मा एवं अन्य दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई हैं।
कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ युवा समाज सेवी व ग्रामीण उपस्थित रहे। कहाँ गए? गौरी नेत्र परीक्षण में आपका भी परीक्षण करवाया गया है। नेत्र का आपका भी परीक्षण करवाया गया। हाँ। क्या समस्या थी आपकी? जब कर रहे हैं हाँ, आँख दिखा नहीं रहा। अभी सुधी में माननीय मृगेंद्र सिंह समाज सेवी हाँ। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में नेत्र रोग से संबंधित सुविधाओं का अभाव है और जानकी कुंड चित्रकूट द्वारा इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसमें नेत्र परीक्षण और जिन मरीजों का ऑपरेशन होता है उनको चित्रकूट अस्पताल ले जाके वहाँ पे उनका इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। ये कोई पहली बार यहाँ पे आयोजन नहीं हुआ है, एक विगत कई सालों से आयोजन हो रहा था। अभी कोरोना की वजह से पिछले साल ये आयोजन नहीं हो पाया था, उसी सिलसिले में आयोजन हुआ है और जिससे यहाँ के मरीजों को लाभ पहुँचाया जा सके। अभी तक तो विगत सालों का यदि आप जोड़ेंगे तो 500 मरीज तो जा चुके हैं यहाँ से। सवाई 35 से लेके और रामनगरी तक के रहते हैं, भैंसहाई तक के रहते हैं। पूरे जहाँ तक इसका प्रचार प्रसार होता है और जितने लोग यहाँ से आ सकते हैं वो आके और अपना यहाँ पे परीक्षण कराते हैं, उसके बाद वहाँ चित्रकूट जाते हैं। दहेज की मांग को लेकर महिला के साथ हुई मारपीट, महिला को निकाल दिया गया घर से बाहर। शिकायत लेकर पीड़िता महिला पहुंची एसपी कार्यालय। मामला रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां रहने वाली महिला नीतू चिकवा पत्नी राम चिकवा जिसकी उम्र 26 वर्ष है, महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि पति व ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लिए उसे आए दिन प्रताड़ित करते हुए उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंची महिला ने बताया कि उस कमाई का पैकनपुर के वार्ड क्रमांक 12 में है। महिला की शादी विगत 2017 में राजू चिकवा निवासी चौखंडी के साथ हुई थी। शादी के बाद महिला अपने ससुराल गई, लेकिन 6 माह बाद से ही उसके पति राजू चिकवा एवं ससुर सुमेश्वर चिकवा समेत अन्य लोग मिलकर दहेज में मोटरसाइकिल एवं 50,000 रुपए की मांग करने लगे, जिसे ना देने पर प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही मारपीट भी की जाती है। इस बात की शिकायत महिला द्वारा 25 अक्टूबर को की गई थी, लेकिन कोई खास कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। इस बात की फरियाद लेकर महिला एसपी ऑफिस पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। आई हैं, क्या आवेदन लेके आए? लेके आए, मेरे पति मुझे मारते हैं, घर से निकालते हैं, बोलते हैं पैसा ले आओ, गाड़ी मांग के आओ अपने पापा से, घर में नहीं जाने देते हैं, देवर भगाते हैं घर से, ससुर परेशान करते हैं। ये कितने की मांग करते हैं? 1 लाख की। अच्छा, गाड़ी भी मांगते हैं? अच्छा, कौन मांग करता है, क्या नाम है आपके, क्या लगते हैं? मेरे ससुर का नाम है सुमेश्वर, पति का नाम है राजू। देवर का नाम? देवर का रोशन नाम। कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी को 4 साल। क्या शादी के समय ये सब तय नहीं हुआ था? जी नहीं। शादी के पहले ये दहेज दिए थे कि नहीं दिए थे? शादी में पूरा दहेज दिए थे। अभी कितने की मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं 1 लाख रुपए, एक गाड़ी। और पैसा न देने की वजह से क्या घर से निकालते हैं। इसकी आपने शिकायत कहाँ की है? अतरैला में की तो कोई सुनवाई नहीं, फिर यहाँ रीवा महिला थाना में की तो कोई सुनवाई नहीं। कबड्डी प्रतियोगिता का समापन अवसर पर वरिष्ठ जनों व समाज सेवियों का किया गया सम्मान। कबड्डी के फाइनल मुकाबले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। इसी बात को लेकर कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रीवा कबड्डी प्रीमियर लीग का समापन प्रतियोगिता के पश्चात कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय रीवा कबड्डी प्रीमियर लीग के सत्र का समापन समारोह गत 10 नवंबर को किया गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि दिव्यराज सिंह, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कबड्डी टीमों को भी सम्मानित किया गया।
रीवा कबड्डी प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के अंतिम दिन मुकाबला त्योथर महाराजा और सिरमौर के बीच खेला गया। रीवा कबड्डी प्रीमियर लीग का यह दूसरा वर्ष था। प्रतियोगिता को लेकर क्षेत्र भर में खुशी का माहौल है। यह प्रतियोगिता अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है। इस वर्ष प्रतियोगिता में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेंट्री कर रहे विकास यादव पूरे प्रतियोगिता के दौरान कमेंट्री करके खूब ख्याति अर्जित की। प्रतियोगिता आयोजन समिति से जुड़े प्रसिद्ध समाज सेवी राजेंद्र शर्मा, पेंटियम पॉइंट के संचालक पीएन शर्मा, जैन सिटी कॉलेज रीवा संचालक मौजूद रहे। प्रतियोगिता के माध्यम से जिला ही नहीं वरन संभाग एवं विंध्य क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निकाला जा रहा है और उन्हें प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक प्रदर्शन में नहीं थे, उनका भी बेहतरीन खेल इस प्रतियोगिता में देखने को मिला। कबड्डी प्रीमियर लीग का जो सीजन 2 है, बाकी बहुत ही अच्छा रीवा के लिए आयोजनकर्ताओं ने किया है। दोनों टीम जो आज फाइनल में पहुंची उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने विधानसभा में कबड्डी का आयोजन किया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो क्या अभी फिर से आयोजन किया जाएगा? पिछले 2 साल से कोविड के कारण कबड्डी का टूर्नामेंट मैं नहीं कर पाया था। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द वापस मैं शुरू कर पाऊँ और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो कबड्डी उत्साह के साथ जो खेलते हैं वो इस साल भी दोबारा खेल हम लोग आयोजन कर पाएंगे। खिलाड़ियों को कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो खेल का मैदान होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग अपने साथी खिलाड़ी से धर्म, जाति, अमीर, गरीब किसी किस्म का भेद नहीं करते। वहाँ एक धर्म होता है, एक जाति होती है, वो होता है उसकी खिलाड़ी। ऐसे कबड्डियों का आयोजन होना चाहिए। हाँ, कबड्डियों का आयोजन होते रहना चाहिए। कबड्डी के आयोजन होना चाहिए। ये हमारा परंपरागत खेल है और यहाँ हमारे ग्रामीण लोगों में बहुत प्रतिभा है और उनको सही मौका मिलना चाहिए, मंच मिलना चाहिए अपनी प्रतिभा। आपको हमेशा क्रिकेट का आयोजन कराते रहते। भूमाफियाओं ने शासकीय जमीन से आदिवासियों को खदेड़ कर किया कब्जा। खेती के लिए आदिवासी कर रहे अस्थायी पट्टा दिलाने की मांग। रीवा जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत जरमोहरा बांध में भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से शासकीय जमीन पर कब्जा कर आदिवासियों को खदेड़ दिया गया है, जिसके बाद अब खेती के लिए आदिवासी जमीन का स्थायी पट्टा दिलाने की मांग करते हुए आंदोलनरत हो गए हैं तथा आदिवासियों ने विरोध करते हुए तहसील कार्यालय का घेराव किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। बावजूद इसके प्रशासनिक नाकामी के चलते माफियाओं का दबदबा बना हुआ है, जिसकी वजह से अब आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा तथा शासकीय जमीन में अस्थायी पट्टे को लेकर आदिवासियों को भी परेशान होना पड़ रहा है, जिसके लिए आज सैकड़ों की तादाद में आदिवासियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आदिवासियों के द्वारा शासकीय जमीन में अपनी खेती करने को लेकर अस्थायी पट्टा दिलाए जाने की मांग की गई है। दरअसल सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत जरमोहरा बांध की शासकीय जमीन पर आदिवासियों ने अस्थायी तौर पर खेती कर अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास शुरू कर दिया था, मगर भूमाफियाओं ने उन्हें उस जमीन से खदेड़ कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया तथा बांध की शासकीय जमीन पर माफियाओं की खेती करने लगे, जिसके कारण अब आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है तथा जरमोहरा बांध की शासकीय जमीन पर अस्थायी पट्टा दिलाए जाने की मांग करते हुए तहसील कार्यालय का भी घेराव किया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा जरमोहरा बांध का निर्माण कराया गया था, जहां पर शासकीय जमीन में आदिवासियों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए अस्थायी तौर पर शासकीय जमीन में खेती करनी शुरू की थी, मगर शासकीय जमीन में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ गया और उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर शासकीय जमीन में आदिवासियों को खदेड़ दिया तथा वहां पर फसलों की बुवाई करने लगे, जिसकी शिकायत पर प्रशासनिक टीम ने माफियाओं की फसल को नष्ट करने का कार्य भी किया, परंतु प्रशासन की यह कार्यवाही भी आदिवासियों को उनका बसेरा दिलाने में नाकामयाब रही, जिसके बाद अब सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर आदिवासियों ने विरोध शुरू किया है तथा अस्थायी तौर पर पट्टा नहीं मिलने की स्थिति में भूख हड़ताल करने तक की बात कही है।
को लेके आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? बता तो रहे हैं, जो हमारे जरमोहरा बांध में सरकारी राजस्व विभाग की जमीन पड़ी है, वो हमारे गरीब को पट्टा मिलना चाहिए ताकि हमारा गरीब पल सके। पहले तो एक परिवार हमारा गरीब रहा, अब तो 1 से 10 हो गया, तो एक मड़ाई में नहीं समाएगा। ऐसे कि हमारे जिला कार्यपालन अधिकारी, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे पटवारी साहब, हमारे हराई साहब, ये सब मिल के हमारे जो 10,000 हरिजन आदिवासी की बस्ती है जरमोहरा बांध के आस पड़ोस में, तो जमीन मिल जाए जो हमारे गरीब का पट्टा प्रदान किया जाए ताकि वो गरीब पल सके ढंग से। उसका बाल बच्चा जब पलेगा, घर में अन्न होगा, तभी तो बाल बच्चे शिक्षा दीक्षा पाएंगे, स्कूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब नहीं पाएगा तो क्या बढ़ेगा? और 2 पैसा लाएगा मजदूरी करके तो बच्चा पालेगा अपना पंचे। तो यही से यह सब धरना पर धरना। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनशन ठाने के बिना अन्न पानी के युवराज यहाँ क्यों आए हैं? हमारे अपने हक जो हमारा दबा छुपा हुए इधर उधर हुआ पूर्वजों का, उसको हम लोग अपनी विनती भाव सुनाने आए कि हमारा हक जो दबा लुका छिपा हुआ है, हमारे बापों की पूंजी, उनको पुरखों की, उनको हम श्रीमान महोदय जी या SDM साहब कोई भी हो, उनका हमारे सामने हमारे औलाद को मिलना चाहिए। क्या आपके पुरखों की जमीन वहाँ पे थी कभी? हाँ थी। मैं जानता हूँ सर कि वो कोलन वाला बोला जाता, वो धोबी वाला बोला जाता, वो सकेत वाला बोला जाता, वो नौआ वाला बोले, ये तो हम जानते, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारे बापों की जमीन है सर, लेकिन हमारे पास कुछ आधार नहीं, लेकिन राशन शासन में होगा, इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ। राजस्व से पहले के पट्टे हैं आपके पास? राजस्व हाँ, बराबर हमारे समाज में होगा, ऐसी बात नहीं है सर, इसलिए हमारा निवेदन है। इसलिए किन लोगों ने कब्जा किया आपकी जमीन पर? किन लोगों? हमारे जमीन में कब्जा किए हैं पूंजी पताओं ने, जिसके पास पूंजी पता है उन्होंने कब्जा किए, उन्होंने हमारी जमीन को आज भी रखे। कब्जा तो अब ये हम नहीं बताते कि कब्जा कौन ने किया है, कहाँ पर किया है। हर एक गांव की ये मूल्यांकन है सर, हर एक पंचायत की, हर एक समाज की हमारी ये है। हम किसी का नाम ले, वहाँ तो खुद ही पट्टाधारी में नक्शा में खुद ही होगा, आप लोग खुद ही जान लेंगे कि यहाँ फलाने की या ठिकाने की। आप लोगों को अगर आपकी जमीन नहीं मिलती है तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही लड़ते ही जाएंगे, लड़ते लड़ते ये लोग से चले जाएंगे, बस हो गए, अब क्या करेंगे। अभी तो इन लोगों का ज्ञापन तो नहीं आया, लेकिन जो संज्ञान में आया है तो जो जरमोहरा जलाशय है, जहाँ पर कुछ दिनों पूर्व प्रशासनिक कार्यवाही के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया गया था, उसी क्षेत्र के आदिवासी जन हैं जो कि नियमानुसार अपने लिए मांग करने आए हैं कि उनके हितों का संरक्षण किया जाए। जरमोहरा जलाशय है, ये मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग का जलाशय है। यह जब इसका निर्माण किया गया है तो विधिवत भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत ज़मीनों का भू अर्जन करने के पश्चात इसका भू अर्जन किया गया, जहाँ वहाँ पर आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनकी भी भूमियाँ गई हैं। उनमें से अधिकांश लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं। इनकी यह डिमांड है कि जो शासन का नियम है, शासन का नियम यह है कि जो रबी की फसल है, 2 फसलें होती, खरीफ और रबी की फसल का पट्टा वहाँ पे नियमानुसार प्रदाय किया जाता रहा है पूर्व में भी, किंतु जो उनको पट्टे प्रदाय किए जाते थे उन पट्टों में उनको खेती नहीं करने दिया जाता। तो वहाँ पर सरंगाई के दम पर कुछ वहाँ के लोकल गुंडे टाइप के लोग उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें छीन लेते हैं और उनसे अपनी जो उनकी ज़मीन थी, उनका अधिकार था, उन ज़मीनों पर उनके द्वारा अतिक्रमण कर करके उनको खेती नहीं करने दिया जाता और उनको प्रताड़ित किया जाता है तथा उनको बटाई पे खेत दे करके उन्हीं से मजदूरी भी करवाई जाती है। तो इसी कारण जो जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने पत्र लिखा तहसीलदार को, तहसीलदार सिमरिया ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर बेदखल की कार्यवाही करी और बेदखली की कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 3 नवंबर को वहाँ पर अतिक्रमण हटाने का प्रयत्न किया गया। जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तभी वहाँ पे सरहंग लोगों ने कई एन प्रकार रोकने का प्रयत्न किया, किंतु प्रशासन ने जो वहाँ पर पकी हुई फसल थी उसको काटा, साथ ही साथ उन्होंने पानी भर दिया, जिसके कारण हम लोगों ने JCB से हार्वेस्टर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु 4 एकड़ की फसल तो उस दिन काटी जा सकी
और 32 एकड़ की फसल है, उसको काटने के लिए हम लोगों ने सुपुर्द किया है जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को कि वह फसल को कटवाएं और नियमानुसार उसका डिस्पोजल करें। आश्वासन अभी तो उन्होंने ज्ञापन दिया नहीं है, लेकिन मेरा आश्वासन यही है कि जो समाज के शोषित वर्ग हैं उनका पूर्ण संरक्षण प्रशासन करेगा। जो वहाँ पे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं उनको कोई भी प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, ये हम लोग प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित करते हैं। जरमोहरा बांध को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बात को लेकर गत दिवस आदिवासियों ने तहसील प्रांगण में विरोध प्रदर्शन कर भूमाफियाओं द्वारा जरमोहरा बांध की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किए जाने समेत खेती किए जाने का आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर दूसरे दिन पूर्व विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने भी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जरमोहरा बांध में चल रहे उठापटक को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आप खुद सुनिए इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का क्या कहना है। कुछ वैध कुछ अवैध उत्खनन होता है। डीएमएफ का क्या फंडा है? डीएमएफ का फंडा ये है कि जिन जो खनिज रियायतें हैं, जहाँ जहाँ से खनिज प्रभावित क्षेत्र है उनसे जो वहाँ पैसा आ रहा है, पहले वहीं पर काम करना है, उनके मूल सुविधाओं के लिए काम करना है, माल देना है, ये देना है। मैंने डीएमएफ में एक प्रयास किया था, पर राजनीतिक रूप से सब लोगों ने या कुछ लोगों ने मिलकर के ये प्रयास किया कि ये राशि वहाँ न जाने पाए। थोड़ा सा वहाँ पर हमें राजनीति का स्तर अच्छा नहीं दिखा, तो कलेक्टर साहब ने भी इस बात को माना कि ये तो अन्याय है, पर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अपनी राशि हो तो आप अपनी राशि से करें। पहले मैं जिला प्रशासन के कहने पर अपने जिला पंचायत की राशि कचरा प्लांट के लिए देना जा रहा था, लगभग 2.25 करोड़। मैंने बरवली कलेक्टर साहब को बोल भी दिया था कि आप भेजेंगे हम दे देंगे, जिले का काम है, कोई अच्छा काम। लेकिन जब इस तरह की मैंने वो देखा तो फिर मैंने वहाँ पर वो राशि नहीं दी। कलेक्टर साहब ने भी बोला आप अपने से अपना कर लीजिए, तो मैंने अपने 15वें वित्त के जो पैसे थे उससे 1,46 लाख रुपए हमने उस रोड के लिए, कंक्रीट रोड के लिए स्वीकृत किए। ये लगभग 2.5 किलोमीटर या उससे आसपास की रोड है, जो कि ये हमने इसलिए स्वीकृत नहीं किया। उसमें ग्राम सभा का वो दीजिए सोनी जी, ग्राम सभा का एक प्रस्ताव आया, गांव के लोगों ने ग्राम सभा की। ग्राम सभा में सरपंच ने एक प्रस्ताव दिया ग्राम सभा के, और उसने हमको भेजा, सीओ को कॉपी भेजा कि आप हमारे यहाँ इस रोड को करा दीजिए। तो उस ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर हमने उसको एजेंडे में लिया, और एजेंडे में बहुमत के आधार पर हमने 1,46 लाख रुपए उसमें स्वीकृत किए। तो ये अभी हमने ये बड़े काम किए। सेमरिया में अभी हमने 3,72 लाख और 1,46 लाख वो दे दिया, और इसकी निविदा कार्रवाई प्रचलन में। इसका डॉक्यूमेंट ये पीछे लगा, सेकंड पेज सीओ साहब का, उसके नीचे के पेज में आप देखिए स्वप्निल ब्यावन खेड़े साहब का दस्तखत है, और आपको 371 लाख ये दिख रहा है ना। और इसके बाद ये दूसरा देखिए आप, सीओ साहब का दस्तखत है, और ये पहुंच मार्ग के लिए 146 लाख ये दिख रहा है, 146 करेक्ट। ये 2 काम अभी हमने किए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे काम 18 लाख, 20 लाख, 19 लाख, इस तरह से 3 करोड़, 5 करोड़, ये टोटल मिला दे दिए तो बहुत सारे काम हैं। इसमें ये सब लिखे हुए हैं, जैसे यात्री प्रतीक्षालय, ये सब करने 3 करोड़ के लगभग ये काम है। फिर एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है 5वां। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।